1967 की उसी परफॉर्मेंस, आपके पहले स्टेज परफॉर्मेंस के बाद ही ने अपना नाम शब्बीर शेख से शब्बीर कुमार कर दिया। कि जो सिंगर अच्छा गाता है, जो जिसका गाना दिल को छू लेता है, लोग दिल खोल के तालियाँ बजाते हैं। ये है ना, फनकार सबका होता है। रफ़ी साहब के गानों से काफ़ी प्रभावित रहे हैं, तो जी, ऐसा कोई उनका गाना या उनके साथ बिताया कोई यादगार पल? अपनी ज़िंदगी में हुँ, रफ़ी हुँ। साहब से 3 बार मिल चुका हूँ। तो लता जी के एक मैसेज एक मतलब लता जी की सीख थी कि शब्बीर, सिंगर को ये देखिए, गाना गाने में सच बोलिए आप। मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। प्रणाम सर, सर मैंने आपने मुझे कैसे याद किया? नहीं शब्बीर, मैं अपने बेटे सनी को लेकर एक फ़िल्म लॉन्च कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सनी जब स्क्रीन पर गाने के लिए अपना मुँह खोलेगा, तो उसके गले से शब्बीर कुमार की आवाज़ निकले, तो मैं ज़िम्मेदारी तुम्हें देना चाहता हूँ। नमस्कार, हेलो, वेलकम टू गुड वाइब शो। आज के एपिसोड में हम स्वागत कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत का जिनकी आवाज़ ने 1980s के दशक से लेकर आज तक लाखों दिलों को छुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर सिंगर शब्बीर कुमार की। उषा खन्ना जी के निर्देशन में फिल्म तजुर्बा से करियर की शुरुआत करने वाले शब्बीर कुमार को रफ़ी साहब की विरासत को आगे बढ़ाने का श्रेय भी मिला। एक ऐसे दौर में जब लोग मोहम्मद रफ़ी साहब की कमी महसूस कर रहे थे, शब्बीर कुमार जी ने अपनी अनोखी आवाज़ और अपने सुरों से उस खालीपन को भरते हुए सभी के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। चाहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हों, आर डी बर्मन हो या बप्पी लाहिरी, शब्बीर कुमार ने हर संगीत निर्देशक के साथ अपनी आवाज़ के जादू को बिखेरा है। अपनी गायकी से न सिर्फ उन्होंने सितारों की अदाकारी को और निखारा, बल्कि भारतीय सिनेमा को कई यादगार गीत भी दिए। फिल्म कूली में अमिताभ बच्चन के लिए गाए उनके गीत हों या बेताब के मशहूर गाने, उनकी आवाज़ ने हर गीत को अमर बना दिया। आइए मिलते हैं उस शख्सियत से जिसने अपनी गायकी से हमें हंसाया, रुलाया और कई अनमोल यादें दी हैं। स्वागत है शब्बीर कुमार जी का हमारे शो पर। नमस्ते शब्बीर कुमार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत-बहुत शुक्रिया वंदना जी कि आपने मुझे इतनी प्यारी और संगीत प्रेमी जनता के सामने आने का मौका दिया। तो सबसे पहले मैं आपको और तमाम संगीत प्रेमी जनता को मेरी तरफ से मैं नमस्ते करता हूँ, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और ढेर सारा प्यार। थैंक यू, जी, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगेगा आपके फैन्स को आपकी आवाज़ सुनकर और आपके क ज़िंदगी की कहानी सुनकर। सो जी। चलिए शुरू करते हैं शब्बीर कुमार जी। बड़ौदा से लेकर बॉलीवुड की आवाज़ की दुनिया के का आइकॉन बने तक का आपका सफ़र काफ़ी अद्भुत रहा है। पर आपके पास्ट में जाने से पहले मैं आपके अभी वर्तमान के बारे में पूछना चाहूँगी। आजकल शब्बीर कुमार जी क्या करते हैं? एक आम दिन आपका कैसा होता है? और आप आज भी म्यूज़िक से कैसे जुड़े हैं? बस आप सबकी दुआ से मैं बहुत बिज़ी हूँ। तकरीबन मतलब लाइव शोज़ में काफ़ी बिज़ी रहता हूँ मैं और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हो जाती हैं। हुँ, हुँ। बीच-बीच में गाने गाते रहता हूँ, फ़िल्में बनती हैं, कहीं नहीं बनती हैं, तो चलता रहता है, कारवां चलता रहता है मेरा। और मुझे बताते हुए खुशी होती है और मैं अपने चाहने वालों का और अपने माँ-बाप का, अपने चाहने वालों का, आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके प्यार की वज़ह से मुझे अभी अप्रैल में 43 अवर्स एज़ अ प्लेबैक सिंगर कंप्लीट हुए हैं। वॉव! 43 ईयर्स। तो अमेज़िंग। इतना तवील सफ़र जो है, बगैर आपके आशीर्वाद और प्यार के मतलब बगैर नहीं हो सकता था। तो इसकी क्रेडिट जाती है मेरे सब अवाम को, जनता को और मेरे चाहने वालों को। तो मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ क्या बात और है! आगे भी दुआ करता हूँ कि आप मेरी दुआ करें कि मैं और भी कई सालों आप सबकी सुरीली खिदमत करता रहूँ। बिल्कुल, हम सभी की दुआएँ आप और प्यार हमेशा आपके साथ है। तो आपके बचपन की तरफ चलते हैं शब्बीर कुमार जी। मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि जहाँ बड़ौदा में आपका बचपन बीता, वहाँ सिर्फ़ 9 घर थे। तो कैसा था जीवन वहाँ पर? दरअसल जो जब मैं गाँव गाँव में रहता था, अच्छा। तो मेरे पिताजी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अफ़सर थे। हुँ, हुँ। तो उनकी वजह से हमें हम वैसे हमारी परवरिश, हमारा घर सब कुछ बड़ौदा में रहा है अब भी, लेकिन पापा की पोस्टिंग की वजह से हम लोग जाते थे वहाँ पर और उनके साथ रहते थे, वहीं स्कूल में पढ़ना होता था। तो वो 9 घर का एक गाँव था, सड़धरी, तो वहाँ रहते थे और उस वक़्त तो मेरे ख़्याल से मैं 7 साल का था और मेरी बड़ी बहन हम तो। तो शाम पड़ते वहाँ गाँव के चौराहे पर, गाँव के कुछ लोग आके मिल जाते थे और कहते भई तो शेख साहब के बच्चों को बुला कर लाइए। मेरे पिताजी को शेख साहब कहते, साहब के बच्चों को बुला कर लाइए, शब्बीर को और उनकी बहन को। फिर हम जाते थे वहाँ, फिर मुझसे गाना गवाते थे, मुझसे मेरी बहन से
और फिर आम की सीजन होती तो बड़ा सा टोकरा भर के आम भर के बेच देते। मतलब ये सिलसिला चलता था इस तरह। गाने का शौक, हालांकि उस गांव में भी रेडियो नहीं था, लेकिन हम्म। जो शहर की मेमोरी जो सुन के आए थे दिमाग में, तो वही मतलब गाते थे, वही वही था बस। और कोई मीडिया नहीं था, जरिया नहीं था सुनने का। जी, मैंने जी। सुना है कि आपको रेडियो सुनने का भी बहुत शौक था और आपके घर में रेडियो नहीं था, तो आप कैसे सुनते थे रेडियो? जब हम बड़ौदा से शिफ्ट हुए, मैं फैमिली के साथ, हम्म। काफी बड़ा मोहल्ला था मैं जहाँ रहता था। तो उस मोहल्ले में जिस घर में टीवी होता था, अरे अरे सॉरी, टीवी का तो जमाना ही नहीं था। जी। जिस घर में रेडियो होता था और साइकिल होती थी, हम्म। वो बड़े मतलब बड़े अमीर माने जाते थे। ओ। 3-4 घरों में वो रेडियो होता, 3-4 साइकिल वाले होते थे। तो सुबह 8 बजे का टाइम होता था रेडियो सिलोन का, तो बरबस मेरी आंखें खुल जाती थी, सीधा भागता था। और हमारे सामने सामने एक डॉक्टर रहा करते थे, तो उनकी दीवार के पास कान लगाकर मैं और मेरी बहन, हम कान लगाकर बैठ जाते थे, गाने सुनते रहते थे। तो इस तरह अपना शौक पूरा करता था। कभी वहाँ मोहल्ले में शादी हुई, तो वहाँ शामियाना बनता था, तो वहाँ पर लाउड स्पीकर लगते थे, गाने बजते थे, रिकॉर्ड। हम्म। तो हमें बड़े खुशी की जब शादी होती थी तो हम बहुत खुश रहते थे कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि हमें गाने सुनने मिलेंगे। तो इस तरह हम अपना शौक पूरा करते थे, सुनते थे। आपकी पहले पब्लिक अपीयरेंस की बात करूं तो आपने शायद अपने दोस्तों के कहने पर स्टेज पर परफॉर्म किया था, क्या से क्या हो गया, रफ़ी जी का गाना गाया था आपने। तो कैसा एक्सपीरियंस था? क्या आप नर्वस थे या एक्साइटेड थे? दरअसल उस ज़माने में मुझे एक शौक था ड्राइंग का। मैं ड्राइंग करता, सुबह से शाम तक ड्राइंग करता था, अच्छा। और वो मेरी अर्निंग का एक ज़रिया भी था। ओह! क्योंकि अगर मैं किसी की तस्वीर बनाऊँ, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें होती थी, हुँ, हुँ। तो कोई जो मुझे देता था उसको मैं सुबह से शाम शाम तक पिक्चर कंप्लीट कर देता था उसको। और मैं इसलिए कंप्लीट करता था कि मुझे उससे पैसे मिलेंगे, रुपया मिलेगा, 2 रुपए मिलेंगे। हुँ, हुँ। तो ये रकम भी बड़ी हुआ करती थी। तो इस तरह सुबह से शाम तक मैं कुछ ड्राइंग करता था, इस तरह मेरी अर्निंग होती थी। फिर शाम को मेरे 2-3 दोस्त थे, बड़े म्यूज़िकल थे और शौकीन थे गानों के। अच्छा। तो हम जाते थे किसी होटल के बाहर, क्योंकि चाय के पैसे हमारे पास होते नहीं थे कि अंदर जाकर हम बैठें, एक कप चाय मँगा कर बैठे और वहाँ बैठकर लोग जो फ़रमाइशी गाने बजा रहे हैं, उनको हम सुनें। तो हम होटल के बाहर खड़े रहते थे और गाने सुनते रहते थे, उसके बाद गुनगुनाते हुए वापस आते थे। तो इस तरह अपना शौक पूरा करते थे। उस ज़माने में बड़े स्ट्रगल का बहुत इम्तिहान का सख्त दौर था। सख्त इम्तिहान थी मेरी, हुँ, हुँ। स्ट्रगल बहुत ज़बरदस्त था। तो कभी मैंने माइक पर गाया नहीं था, क्योंकि दोस्त वगैरह कहते थे, "यार तेरी आवाज़ रफ़ी साहब से बहुत मिलती है।" हुँ, हुँ। ये दोस्तों की राय थी, मेरी अपनी कोई राय नहीं थी। ये कहते, "अच्छा, अच्छा।" तो कुछ फ़रमाइशें रफ़ी साहब की करते गाता, उसके बाद कभी मैंने माइक पर गाया नहीं। तो उस ज़माने में कुछ स्ट्रगलर बेचारे अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए 48 आवर्स साइकिल चलाने का किसी ग्राउंड में, 40 आवर्स नॉन स्टॉप, उसी में रात भर सोते नहीं थे, उसी में साइकिल पर नहाते थे, साइकिल पर खाना खाते थे। तो 48 आवर्स की उनकी चैलेंज होती थी। तो वहाँ जो जो व्यूअर्स जो होते थे, वो खड़े देखते थे, कुछ पैसे दे देते थे उनको, थाली-वाली में डाल देते थे पैसे। तो वहाँ उनका जो एक अनाउंसर होता था, उसके पास एक छोटा-सा भोंपू था, हुँ, हुँ। छोटा-सा, पुराने ज़माने का। तो वो बोलते अनाउंसमेंट करते जाता था, भाई आप जिससे जो हो सके वो इनको मदद कीजिए, देखिए कितनी मेहनत करे, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, रात भर सोते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, और ये इतनी मेहनत करते हैं पापी पेट के लिए, आपको जिसको जो हो सके वो दें। तो वो बोलता रहता था, तो मेरे दोस्त ने बोला कि यार ये अच्छा मौका है, तो ये माइक पे गाने का मौका, किस माइक पे तेरी आवाज़ कैसी लगती है? हुँ, हुँ। तो मैंने बोला ये मैं नहीं कहूँगा। बोले मैं बोलूँ जाकर? मैंने आप बोलिए कि इसको गाना है। मैंने कहा मुझे गाना है ऐसा, क्योंकि मैं बचपन से बड़ा शाय नेचर का था। तो उन्होंने जाके कहा कि भई, एक मेरे दोस्त हैं उनको गाने का शौक है, एक गाना गा सकते हैं यहाँ पर? अच्छा। तो बोला, वो खुशी हुई मेरे को, तो टाइम पास के लिए कोई ना कुछ एंटरटेनमेंट या वैरायटी देनी होती थी। हुँ, तो हुँ। हाँ, मुझे उस ज़माने में गाइड फ़िल्म आने वाली थी, तो गाइड गाइड के गाने बजते थे, तो वो गाइड का गाना मैंने
वहां पर माइक पे गाया वाह, पहली बार। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। हो गया। बहुत ही जी खूबसूरत गाना है। जी जी। क्या बात है। और आपने ये जो साइकिल वाली बात बताई, ऐसा मैंने ये शोर मूवी में भी देखा है। मनोज कुमार जी की शोर मूवी थी, उसमें वो जी जीवन जी चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जी, बहुत सही सही, आपने सही पकड़े हैं आप, सही पकड़ा है। जी। वो ऐसे ही सीन था। अच्छा। तो इस तरह शौक पूरा हुआ था मेरा। पहली बार मैंने उसी पे माइक पे गाया था। और उसके बाद एक बार मैं ड्राइंग कर अपने रूम में कमरे में छोटा एक खोली थी और हम्म। ड्राइंग कर रहा था। मेरी बहन, बड़ी बहन मुझसे 2 साल बड़ी थी, हम्म। वो मेरे पास आई कि भाई तुझे एक कंपटीशन में हिस्सा लेना है। मैंने कहा है कि कंपटीशन? बोले गाने की कंपटीशन है, वहां पर बड़ौदा में एक जानी शेरी करके एक इलाका है, तो अच्छा। हर साल वहाँ पब्लिकली गानों की कंपटीशन होती थी। तो बोले वहाँ तुझे गाना है? बोला नहीं नहीं, वहाँ पर फीस भी ज्यादा होती है और वहाँ मेरा काम नहीं, क्योंकि वहाँ पर सारे जितने बड़ौदा के म्यूजिकल ग्रुप हैं, ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, वो सब अपने ग्रुप के साथ, म्यूजिशियन के साथ आएंगे और उनके साथ गाएंगे, और मेरे साथ तो कोई होगा नहीं, मुझे कोई जानता नहीं है, तो मैं नहीं पार्ट लूंगा। तो बोले नहीं, ये करके उन्होंने एक स्लिप निकाली कि ये हमने 50 पैसे दिए हैं। हम्म। 50 पैसे देकर लाए हैं आप? बोले हाँ, तो ये गाना पड़ेगा, इतना पैसे पर उसमें हमने लगाए हैं, तो मैं मजबूर हो गया गाने के लिए। तो वह उस कंपटीशन में गया मैं, तो बहुत सी लाइन लगी थी, सारे साजिंदों के साथ सारे सिंगर्स आए हुए थे अपने अपने ग्रुप के साथ, अपनी बैंड के साथ, और सब खड़े, सबकी बारी आ रही, सब गा रहे हैं। फिर मेरी बारी आई, तो मैंने एक गाना चूज किया था उस वक्त। चाइना और इंडिया की वॉर हो चुकी थी, अच्छा। बड़ा फेमस हुआ था। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। जी। हकीकत मूवी का गाना है शायद। ये हकीकत फूल बने अंगारे का। अच्छा। हकीकत का गाना वो था, चल चल जी बिल्कुल सही है। घर चले सब हम सही फिदा। होगा। जी। हाँ, तो ये गाना 4 अंतरे का गाना था। मैंने, हम्म। जब मुझे गाने का मौका मिला, ये गाना है, 50 पैसे भरे हैं, तो कोई मैं लंबा सा गाना गाऊं ताकि लोगों के, तो बगैर म्यूजिक के मैंने वहां गाया था। लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन उनको प्राइज वाइज नहीं मिली थी। पर वहां पर जो ऑर्केस्ट्रा थे, हम्म। वहाँ गुजरात का एक बहुत माना हुआ ऑर्केस्ट्रा रहा है, ओपेरा म्यूजिक सर्कल। जी। सिंगर्स भी बहुत अच्छे थे, उनके म्यूजिशियन बहुत अच्छे थे। और जब किसी फेस्टिवल पे वो स्ट्रीट शो करते थे फ्री ऑफ चार्ज पब्लिक के लिए, तो हम लोग वहाँ जाकर खड़े रहकर, पब्लिक में खड़े रहकर सुनते थे। अच्छे लगते थे उनके सिंगर्स, उनके बजाने वाले। और गुजरात में उस ग्रुप का नाम था, तो वो ग्रुप वाले वहां पर थे। उन्होंने मुझे सुना, तो बोला आप कहाँ रहते हैं? मैंने बोला ये फला फला जगह रहता हूँ। तो बोला आप कल हमारे ऑफिस पे आ जाइए। तो उन्होंने मुझे बुलाया, फिर ऑडिशन लिया, और उन्होंने नेक्स्ट तो 2 4 डेट्स शोज की दी मुझे। और पहला शो मैंने किया था 1967 में, स्टेज शो हम्म। बड़ौदा के अंदर किया था। अच्छा। अपने पहला गाना गाया था, मेरे दुश्मन तू मेरे मेरी दोस्ती को तरसे। दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तुझसे। एक ही गाने मुझे दिया गया था, क्योंकि मेरे मुझसे एक सीनियर सिंगर वहाँ ग्रुप में मौजूद थे, और वो रेगुलर हिसाब के गाने गाते थे। तो वो नहीं चाहते थे कि वो जो मेरे गाने जो हैं, मैं नए सिंगर को दूं। तो उसके सारे गाने के लिए मना किया। तो मुझे कहा गया आप एक ही गाना गाइए, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। तो वो यही गाना लोगों को इतना अच्छा लगा कि वो हर जहाँ भी वो शो होता था, लोग आते थे कि वो नया लड़का आया है शब्बीर कुमार, उसने वो गाना गा लिया है, गाने वाला है मेरे दुश्मन। बोले अभी उसने गाया नहीं। तो पब्लिक ठहरती है, पब्लिक ने मुझे बाद में बताया कि हम स्पेशली ठहरते थे कि जब तक वो गाना हो नहीं होता, वो आपके मुझसे सुनते थे और फिर जाते थे। तो मेरा पहला स्टेज का गाना मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। और उसके 14 साल के बाद, आफ्टर 14 years, मैंने जी ओम प्रकाश जी की फिल्म, ये फिल्म आए दिन बाहर का गाना था, जी। उन्हीं के ए लेटर से गाना फिल्म में बनाते थे, उनका टाइटल था ए लेटर। तो आपके साथ फिल्म उन्होंने बनाई, तो मुझे उनकी फिल्म में गाने का मौका मिला, जिनकी फिल्म से मैंने शुरुआत की। क्या बात है। एक हाँ, ये एक हिस्ट्री है। जी बहुत ही सुंदर। और 1967 की उसी परफॉर्मेंस, आपके पहले स्टेज परफॉर्मेंस के बाद ही शायद आपने अपना नाम शब्बीर शेख से शब्बीर कुमार कर दिया।
तो इसके पीछे कोई खास वजह, कोई इंस्पिरेशन? नहीं, एक चीज़ मैंने नोटिस की थी जी। कि जब वहाँ पे जो गणपति उत्सव गणेश उत्सव होता था, शिवाजी जयंती, तो वो सारे जितने ऑर्केस्ट्राज़ होते थे, जितने म्यूज़िकल ग्रुप, तो स्ट्रीट में, शहर में, सड़क पर उनके शोज़ होते थे। तो हम भी शाम को 2-3 दोस्त मिलकर सारी भीड़ में खड़े रहते थे। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जब भी कोई भी सिंगर गाता था, चाहे वो किसी वहाँ कास्ट, ये धर्म, मज़हब को आता नहीं है, म्यूज़िक में हम्म, वैसे भी नहीं आता। जी। तो ये कुछ ज़्यादा हुआ है, लेकिन पहले इस था नहीं था। तो मैंने देखा कि जो सिंगर अच्छा गाता है, जो जिसका गाना दिल को छू लेता है, लोग दिल खोल के तालियाँ बजाते हैं। ये ना फनकार सबका होता है। बिल्कुल। वहाँ नात, जात, धर्म, सरहदें, भेदभाव, वो रुकावट नहीं बनता। तो मैंने देखा कि फनकार जो होता है वो सबका होता है। फनकार पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। तो मुझे मुझे कहा कि भाई, आपका गाना है इसके बाद, तो क्या नाम लिया जाए? तो बरबस मेरे मुँह से निकल गया शब्बीर कुमार। उस नाम में एकता है, देखिए आप, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नाम में एकता है। तो मैंने देखा कि भाई, ये बस ऐसे ही निकल गया बरबस। बहुत ही अच्छा नाम है और सच में एक अच्छा मैसेज देते हैं आप अपने नाम से। जी, बहुत खूब। तो आगे बढ़ती हूँ शब्बीर कुमार जी। आप रफ़ी साहब के गानों से काफ़ी प्रभावित रहे हैं, तो जी। ऐसा कोई उनका गाना या उनके साथ बिताया कोई यादगार पल जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है। वैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में हुँ, रफ़ी हुँ। साहब से 3 बार मिल चुका हूँ। वाह! एक बार 1972 में एक रिकॉर्डिंग थी। मैं उस वक़्त बड़ौदा में रहता था, बड़ौदा गुजरात में, हुँ, हुँ। और वहाँ से मुझे, मेरे गाने की वजह से मुझे पूना के एक ग्रुप में, बहुत अच्छा ऑर्केस्ट्रा था, मेलोडी मेकर्स, बहुत अच्छा ग्रुप था, सब पढ़े-लिखे लोग थे हुँ, और हुँ। अच्छे म्यूजिशियन थे और बहुत नामी-गिरामी ग्रुप था। उन्होंने मुझे चूज़ किया और अपने ग्रुप में इनवाइट किया, तो मुझे पूना जाना पड़ता था महीने में 4-5 बार। तो पूना जाने के लिए मुझे बड़ौदा से ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। मैं बड़ौदा से दादर आता था बॉम्बे, और वहाँ से ट्रेन चेंज करके मैं पूना जाता था, और वापसी में वैसे पूना टू दादर, दादर टू बॉम्बे। तो जब मैं शो करके वापस लौटता था, तो अपनी बैग वगैरह वहाँ पर बॉम्बे सेंट्रल क्लॉक रूम में जमा करके, वहाँ की वॉकिंग डिस्टेंस पर फेमस स्टूडियो था, रिकॉर्डिंग फेमस स्टूडियो। तो मैं वहाँ जाता था और बाहर खड़ा रहता था कि आज या किसकी रिकॉर्डिंग है देखूँ। तो कोई ना कोई किसी की रिकॉर्डिंग होती थी, लेकिन एक बार मैं पूछने कैसे गया, वो इत्तेफ़ाक हुआ, तो वहाँ एक पान का खोखा था, पान का गल्ला। तो अच्छा। पान वाला अक्सर देखता भी था, मैं पूछता, उससे पूछता था, आज किसका रिकॉर्डिंग है? आज कौन सिंगर है? हाँ, हाँ। फिर वो पूछा, आज आज किसका रिकॉर्डिंग? बोले एलपी का है। अच्छा जी, कौन सिंगर है? बोले रफ़ी साहब अभी गाड़ी से उतर के अंदर गए हैं। अब मेरी तो बेकरारी देखते बनती थी। तो मैंने बोला, आज तो बस कैसा है, मुझे रफ़ी साहब को देखना है। तो मैं आधा पौना घंटा जद्दोजहद करता रहा अंदर जाने के लिए, कि कोई जानने वाला मुझे मिल जाए, कोई पहचानने वाला मुझे मिल जाए, तो मैं उनसे कहूँ कि प्लीज़ मुझे 1-2 मिनट के लिए अंदर ले जाइए स्टूडियो में। तो इत्तेफ़ाक से एक म्यूजिशियन जो मेरे साथ 1967 में उसने बड़ौदा में रिदम प्ले किया था, अच्छा। वो बाद में एलपी के ग्रुप में जॉइन हुआ था। तो इत्तेफ़ाक से वो बाहर निकला और मेरी नज़र उस पे गई, तो मैंने उसको आवाज़ दिया, सुरेश! अरे शब्बीर, तू यहाँ? बोले, हाँ यार। अरे तेरे गुरु गाने गए अंदर। तो मैंने बोला, प्लीज़ सुरेश, मुझे अंदर ले जाइए स्टूडियो में, मुझे देखना है बस। तो अंदर बोले, ठीक है, मैं जाके आता हूँ। तो अंदर किसी से परमिशन लेकर आया, मुझे फेमस स्टूडियो के अंदर लेकर गया, और एक सोफ़ा था जो विज़िटर्स के लिए होता था। हुँ, हुँ। तो वहाँ मुझे बिठाया कि यहाँ चुपचाप ऐसे बैठ जाइए। 1-2 विज़िटर्स और भी बैठे हुए थे, मेहमान, और यहाँ चुपचाप बैठिए, कोई आवाज़ नहीं करना चाहिए। मैं ठीक है, चुपचाप बैठ गया। रफ़ी साहब रिहर्सल करने बाहर निकले विद म्यूजिशियन। गाने से पहले म्यूजिशियन के साथ फाइनल रिहर्सल होती है। तो रिहर्सल करने बाहर निकले और गाने कर वो गा रहे हैं, वो गाते हुए देखते हुए उस वक़्त मैंने उनका स्केच कर लिया, क्योंकि पेन और स्केच बुक मेरे पास रहती थी हमेशा, सफ़र में भी टाइम पास के लिए। तो रफ़ी साहब का मैंने जल्दी से स्केच बना दिया, आके बैठ गया। रफ़ी साहब ने गाना गाया,
और रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद वो एम्प्टी स्क्रीन जो होता है, उसका पूरा टोटल उसकी वो मतलब टोटलिटी सुनते हैं कि भाई ये रिकॉर्डिंग कैसा हुआ, म्यूजिशियन म्यूजिक कैसा हुआ, सिंगिंग कैसी हुई। तो सब मिलके सिंगर्स के साथ, तो रफी साहब भी आगे बाहर म्यूजिशियन के साथ सुनने लगे कि गाना कैसा लग रहा है स्क्रीन पर। तो गाना बहुत अच्छा था। कोई फूल न खिलता, ये कली भी न होती, जिंदगी भी न होती, अगर तू न होती। वाह। ये गाना पहला मेरे रफी साहब को मिला, ये गाना मैंने सुना। और जब वो बाहर निकल रहे थे गाकर, तो जो मेरे साथ विजिटर्स थे वो खड़े हो गए रफी साहब का ऑटोग्राफ लेने के लिए। हम्म, तो रफी साहब के जो सेक्रेटरी थे, उनके साले साहब जहीर साहब, तो अच्छा। उन्होंने उनको साइड पर हटा दिया, अच्छा हटिए हटिए, जाने दीजिए साहब को। मैं तो वो ड्राइंग लेकर खड़ा हो गया उनके सामने। साहब, तूने देखा कुछ? अभी बनाया है। रफी साहब ने मुझसे कहा, अभी बनाया है? लाइए पेन। और पेन लेकर उनसे ऑटोग्राफ कर दिया। मैंने उनका हाथ चूम लिए। ये मेरी पहली मुलाकात। दूसरी मुलाकात मेरी बहुत दिलचस्प रही, बहुत यादगार। और मैं अपने सामाइन के सामने पेश करना चाहूंगा। हम्म, अब फेसबुक पे आप मेरा वो देखते हैं, अपना मेरी प्रोफाइल में रफी साहब की एक तस्वीर है। मैं बैठा हुआ हूँ, पुरानी है, देखा है 77 मैंने वो की। तस्वीर, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है एक। रफी साहब, हाँ, मेरे कंधे पे हाथ रख के मैं रफी साहब को देख रहा हूँ और मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो ये 1977 23 अप्रैल को ये शो था। और वो शो अहमदाबाद में था। हम्म, और अहमदाबाद जो है वो बड़ौदा से 2 घंटे दूरी पर था बाय ट्रेन, 2 घंटे सिर्फ। तो उस वक्त तक तो मेरा गुजरात के अंदर नाम हो चुका था, मैं रफी साहब के गाने में अच्छे गाता हूँ, रफी साहब से आवाज मेरी मिलती जुलती है। हम्म, तो गुजरात में मेरा नाम था रफी साहब के गानों के लिए। तो मेरा दिल हुआ कि मैं जाऊं देखने। तो मैंने स्टेशन के स्टेशन पे गया, भी देखा मैंने, उसको मुझे जाना चाहिए। पैसे देखे तो उस वक्त 32 रुपये मेरी जेब में थे, 32 रुपीज। तो मैंने हिसाब लगाया कि अगर 6 रुपये 40 पैसे की टिकट है जाने की, 6 रुपये 40 पैसे की टिकट आने की है, और वहां से अगर मैं पैदल जाऊंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, तो यहाँ से पैदल जाऊंगा, बस थोड़ा बस में जाऊंगा, ऐसा करके वहां जाऊंगा। और 10 रुपए की सबसे लॉएस्ट टिकट, वो 10 रुपए की टिकट लूंगा। कुछ खाना पीना नहीं है, मुझे देखना है शो। तो मैं बगैर घर पे कहे बाय ट्रेन वहां पहुंच गया। मैंने 10 रुपए का टिकट लिया, और टिकट लेकर मैं पीछे जाकर सबसे पीछे बैठ गया। और मैं देख रहा था, सोच रहा था कि रफी साहब की एंट्री हुई नहीं थी। तो रफी साहब जब आएंगे तो मुझे मुश्किल से इतने छोटे नजर आएंगे, इतना डिस्टेंस था। हम्म, पुलिस वेलफेयर का शो था, पुलिस ग्राउंड पे था। अच्छा। तो मैं क्या सोच रहा था, काश मेरे पास बाइनोकुलर होता तो मैं ऐसा करके उनको करीब से देखता। ऐसे सोच रहा, ऐसा देख रहा हूँ उस वक्त कोई लोकल ग्रुप परफॉर्म कर रहा था रफी साहब की एंट्री से पहले। हम्म, तो मैं इंतजार मैं बैठा था, इतने में किसी ने मेरे पे टॉर्च की रोशनी डाली, टॉर्च से। ऐसे होने का, खड़े हो जाइए। हम्म, देखा तो 2 3 पुलिस वाले थे। मैंने, क्यों भाई, मैंने टिकट ली है, खड़े हो जाए। मैंने टिकट, मेरा नंबर यही है, देख लीजिए आप। मैंने को टिकट भी दिखाई। नहीं, फिर खड़े हो जाइए, ये अब यहाँ से क्यों खड़ा कर रहे हैं आप? तो इसकी वो पुलिस के पीछे 2 वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजर थे अहमदाबाद के, जो अक्सर मुझे अपने शोज में बुलाते थे बड़ौदा से अहमदाबाद। अच्छा। तो वहाँ रफी साहब के मंच के पास, स्टेज के पास, वो सारे वहाँ लोकल आर्टिस्ट को मैनेजमेंट में रखा था कि इंतजाम, आप कोई आए नहीं, कोई नहीं, रफी साहब को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कोई स्टेज पे आया नहीं, तो उनको नीचे खड़ा रखा था। तो वहां आपस में वो लोगों में शर्त लगी थी कि शब्बीर कुमार जहां भी होगा, आज अहमदाबाद जरूर आएगा। तो वो शर्त, तो वो जीतने के लिए, वो प्रूव करने के लिए वो मुझे ढूंढ के देखे हैं पब्लिक में है कि नहीं शब्बीर कुमार। तो इस लिहाज से मेरे पास है, मैंने टॉर्च डाली। तो मैं देखा भाई, वो तो मैं, जो वहाँ के लोकल प्रमोटर थे वो आए मेरे सामने। हम्म, तो मैंने देखा, अरे भैया, गौरंग भाई आप ही? अरे यार, हाँ, वो स्टेज के पास तो शर्त लगी सारे आर्टिस्टों में कि तू आएगा कि नहीं। तो मैं, चल तू सामने, तुझे हम दिखाएंगे। और हम शर्त जीत गए, हम जो
हमने शर्त लगाई वो अब जीत सकते हैं। तो मुझे लेकर पुलिस वाले जाने लगे, वो जिस आगे वो जा रहे हैं, मैं भी पैदल जा रहा हूँ। स्टेज करीब आते जा रहा है, स्टेज करीब आते जा रहा है, करीब आते जा रहा है। बिल्कुल स्टेज के वहाँ और सब जो लड़के वहाँ के आर्टिस्ट खड़े थे, हाथ मिला। शब्बीर हमको पता था आप जरूर आएंगे, गुजराती में बोले। शब्बीर को हमने खबर थी कि आप आज यहीं अहमदाबाद में जरूर आओ शो। सब जो मिल रहा है वो मुझे मिल रहे हैं, और वो भाग रहे हैं सीधे रफी साहब के पास। बैक स्टेज पे रफी साहब बैठे हुए हैं, तो काफी दूरी पे थे रफी साहब, काफी बड़ा मंच था वो। तो मैं देख रहा हूँ सबसे हाथ मिलाते हुए, क्योंकि मेरी नजर अर्जुन की तरह रफी साहब पे थी, कि जैसे अर्जुन की तरह पक्षी की आंख के ऊपर होती है, वैसे मेरी नजर रफी साहब पे। जो भी हाथ में शबीर, हमको पता आप आएंगे जरूर। मैं हाथ मिला रहा हूँ, मेरी नजर वहीं, यार कोई मुझे तो मिला ही रफी साहब से। मैं कह रहा हूँ प्लीज मुझे मिला ही रफी साहब से। अब सब मुझे मिला कर जाते थे रफी साहब के पास, और रफी साहब को कुछ इशारे से, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चलता था कि मुझसे मिलकर गए हैं, और मैं मेरे मुतालिक रफी साहब कुछ कह रहे हैं। रफी साहब भी देख रहे हैं मुझे, ऐसे करते जा रहे हैं ऐसा। अब मैं हाथ मिला रहा हूँ, कि मैं इनका हाथ। फिर दिनेश हिंगू, उस शो के कंपेयर दिनेश हिंगू थे जो अनाउंसमेंट कर। जी। तो दिनेश हिंगू हमारे बड़ौदा के थे, तो मुझे जानते थे। तो दिनेश हिंगू कहते, अरे शब्बीर तू, अरे यार मने खबर थी कि तू आज वडोदरा थी आवश्य तार गुरु माटे। तो दिनेश शिंगू को, दिनेश भाई मुझे मिला ही है, वो तो मुझे तो छोड़ दिया उसने। वो सीधे भागे दिनेश भाई रफी साहब के पास, और रफी साहब को इशारों से, तो आवाज तो मुझे आ नहीं थी, लेकिन इशारे से, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चल रहा था कि मेरे मुतालिक तो 10 से 12 लोग मेरे मुतालिक रफी साहब को कुछ कह चुके थे। अब मैंने सोचा ये मेरी बात सुनने वाले नहीं, मुझे खुद को जाके उनसे मिलना चाहिए। तो मैंने सबका हाथ छोड़ा और मैं भागा बेतहाशा, और रफी साहब के कदमों में जाकर बैठ गया। तो रफी साहब बड़े सॉफ्ट स्पोकन थे, आपको तो पता होगा, सॉफ्ट स्पोकन थे। तो मैं बैठ गया सीधे कदमों में, और मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले, आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं सब, क्या और बात। सब बोल रहे हैं, आप गाना गाएंगे। अब मेरी आंखों से तो अब गंगा जमुना बह रही थी। मैंने उनसे कहा, नहीं साहब, मैं आपके नाम की रोजी खाता हूँ, मेरे आपके नाम से मुझे रोजी रोटी मुहैया होती है। नहीं नहीं नहीं, वो देता है, वो देता है, अल्लाह देता है, अल्लाह देता है, गाना गाइए। ऐसा उन्होंने कंधे पे हाथ रख दिया। और उसके बाद उन्होंने जहीर, उनके जो साले साहब थे, उनके सेक्रेटरी भी थे, उनको बुलाया, जहीर यहाँ आइए। जहीर, जी साहब, इनको मेरे सामने बिठाइए। हम्म। अब यकीन कीजिए, मैं जहाँ पीछे बैठा था, रफी साहब ने जहीर साहब को कहकर मुझे फ्रंट रो पे, जहाँ पर वहाँ के कलेक्टर, मेयर और बड़े वीआईपीज बैठे हैं, उनके बीच में रफी साहब ने मुझसे बिठाया कि इनको मेरे सामने बिठाइए। क्या बात है। उसके बाद मुझे सामने बिठाया, रफी साहब की एंट्री हुई, रफी साहब ने गाना शुरू किया। और जब भी कोई अच्छी बात कहते थे, वो तो सारी बातें अच्छी ही कहते थे, तो जब लगता था कि कोई हरकत मुर्की ली है मैंने, तो तवज्जो चाहते मुझे भी देखते थे गाते गाते। अब मैं उनको देख रहा हूँ, और मेरी आंखों से तो वो जितना जज्बाती था, तो मेरे पास वीआईपी कलेक्टर, वो मुझे देख रहे हैं, रफी साहब को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। तो इस तरह मैंने वो शो देखा, इस तरह वो मुलाकात हुई मेरी। और शो के बाद तो सब अपने उनसे गार्ड्स वगैरह आ गए, और सिक्योरिटी गार्ड थे कि मुझे उनसे बाद में मिलने का मौका नहीं मिला। और तीसरी मुलाकात की आखिरी सफर में मेरी मुलाकात हुई। तो वो बड़ी 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 मुलाकात है। मैं कहूंगा तो इंटरव्यू का आपका टाइम ओवर टाइम हो जाएगा, लंबी कहानी है वो। नहीं, पर जी बहुत मजा आ रहा है आपकी कहानी सुनने में। और मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि रफ़ी जी के फैन तो हम सभी हैं, पर खासकर आप जिस तरह से उनसे प्रभावित रहे हैं अपने करियर में, आप कैसा आपने महसूस किया होगा उनसे जब आपकी मुलाकात हुई होगी तो। जी। वाह। तो मैं आगे पूछना चाहूंगी शबीर कुमार जी कि रफ़ी जी के गुजरने के बाद आपको कई सारे शो ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से ऑफर आए थे, पर आपने उनमें से एक शाम रफ़ी के नाम ही को ज्वाइन किया। तो इसके पीछे कुछ खास वजह। इसके पहले की मैं कहानी आपको सुनाऊंगा, आप चौंक जाएंगी। मैंने 1980 में हम्म। बाकायदा 1980 में बाकायदा म्यूजिक को गुड बाय कर दिया था।
नो मोर म्यूजिक। उस वक्त मेरी 2 बेटियां थी और मेरा बेटा दिलशाद पैदा होने वाला था। और अब शो, रेगुलर शोज तो मिलते नहीं थे। कभी महीने में 2 मिले शोज, कभी 6 मिले, कभी एक भी नहीं। तो मैं महसूस करता था कि मैं घर का बड़ा हूँ, जिम्मेदार भी हूँ, फैमिली बड़ी है, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मुझे एक महीने की रेगुलर एक आमदनी हो। तो मैंने म्यूजिक छोड़ दिया था बाकायदा, कसम खा ली कि अब मैं गाऊंगा नहीं। उसकी वजह भी थी कि मेरा एक दोस्त, 11 साल पुराना दोस्त था। तो 11 साल पुरानी दोस्ती थी, वो मेरा बड़ा फैन भी था और मेरा दोस्त भी था, अहमदाबाद का था। तो उसको मैं हमेशा कहता था, तू यार तू भी एक शो कर रहा मेरा, इतने लोग शोज करते हैं मेरे, तू भी शो कर, तेरे को तो पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगा। मेरे साथ जो म्यूजिशियन है मेरे, जब मैं बड़ौदा से जो टेम्पो लेकर आऊंगा, जो मेटाडोर, मेटाडोर में जो म्यूजिशियन आएंगे, जो साजिंदे होंगे, जो साउंड सिस्टम, बस उनको तो आ जाने का फेयर देना है, और जो म्यूजिशियन को, साउंड वालों को पैसे दे देना तुझे बस। मुझे तो, मेरी तो पेमेंट का सवाल नहीं उठता है। तो उसने मुझे मना किया, नहीं शकील, तो दोस्ती हमारी इतनी अच्छी है कि मैं दोस्ती को बिजनेस में नहीं लाना चाहता। तो मैंने उससे कहा कि मेरे सामने 11 साल की दोस्ती, मेरे सामने उसकी बेटी थी गौरी, तो मेरे सामने ग्रोन अप हो रही थी, बड़ी हो रही थी। तो उसको मैं कहता यार देख, गौरी बड़ी भी हो रही है, कल के उठ के शादी इसके बाद तो कुछ पैसा, मैं होता तो कुछ जरिया बन जाएगा यार, कुछ मेरे जरिए कुछ। तो उसको कुछ दिमाग में बात क्लिक हुई बात। तो उसने किया कि ठीक है, लेकिन मैं शो ऐसा करूंगा कि किसी ने आज तक गुजरात में, पूरे गुजरात में ऐसे शो किए नहीं होंगे। तो बाकायदा उसने ऐसे शोज किए, दो दो शो मेरे लगातार, 23rd 24 जून में, इन अहमदाबाद टाउन, मंगलदास टाउन हॉल में। तो मैं कुछ था ही नहीं उस वक्त। तो उसने मेरे 18x22 के बैनर्स, 16 बैनर्स बनाए। अब मैं कोई था ही नहीं, उस वक्त टीवी का जमाना भी नहीं था कि लोग मेरी टीवी पर देखकर पहचान लेते। तो उसने बड़े बड़े बैनर्स बनाए, और बैनर्स पे मेरी तस्वीरें, क्लोजअप, साइड पोज, सामने का पोज, ये वो। अब लोग भी देख रहे हैं कि ये है कौन यार, ये शब्बीर कुमार, वन मैन शो शब्बीर कुमार। जो जानते थे वो जानते थे, लेकिन जो नहीं जानते थे कि किसके ये बैनर, इतने बड़े बड़े बैनर, शब्बीर कुमार है कौन। तो लोगों में एक जिज्ञासा थी कि है कौन यार। तो उसने 2 दिन के शो थे, 22nd 23rd। तो उसने शो के दिन अखबार में पब्लिसिटी दी कि आज आज की शो की बुकिंग आज शुरू होगी। पब्लिक तो देख ही रही थी महीने 1.5 महीने से कि बैनर्स, ये है क्या चीज, शब्बीर कुमार है क्या चीज। तो आप यकीन कीजिएगा, मेरे ख्याल से ये ऑर्केस्ट्रा की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि मेरे शो के लिए सुबह से लोगों ने लाइन लगाई, क्यों, और पहला शो सोल्ड आउट हो गया। दूसरे दिन के शो को वो भी सोल्ड आउट। और बाकायदा ब्लैक में टिकटें बिकी थी ऑर्केस्ट्रा आर्टिस्ट की। और वो शो भी अपने आप में एक हिस्टोरिकल शो हुए थे, क्योंकि नॉन स्टॉप मैंने 43 सॉन्ग्स गाए थे बगैर इंटरवल के, क्या बात वन है। मैन शो। तो इस तरह वो नाम हुआ। तो उसने अच्छी आमदनी हुई थी। तो वो पैसा उसने बोला कि मैं तेरे दूसरे दूसरे शो में एडजस्ट कर दूंगा, ये शो हो गया ना, 2 शो के पैसे तुझे मैं अगले सैटरडे को एक शो में और डिक्लेयर करता हूँ। तो उसको अच्छा लगा, 2 शो करने के बाद उसका हिम्मत, हौसला बढ़ गया। तो उसने देखा कि यार तो बड़ा इजी बनी है। तो उसने एक शो और सुरेंद्र नगर में रखा, अहमदाबाद के पास। बोले अब नेक्स्ट सैटरडे को सारे आर्टिस्ट को बुला लीजिएगा बड़ौदा से, तेरा मेटाडोर में सभी शहर आ जाएंगे, साउंड वाले आ जाएंगे, और फिर वो भी तो 3 शो का एक साथ पेमेंट दूंगा। तो ऐसे करते करते काफी शोज किए, मुझे पेमेंट मिली नहीं। अच्छा। मुझे तो चाहिए नहीं थी, लेकिन मेरे म्यूजिशियन को उनको पेमेंट मिल नहीं सकी। हम्म। और एक बहुत बड़ा शो करने गया, तो उसमें लॉस उसका जबरदस्त हो गया। तो उस जमाने में मेरे मेरे पर 38,000 का कर्ज हो गया, 38,000। माय गॉड। तो मेरे लिए बहुत, तो मैं म्यूजिक तो छोड़ चुका था। और म्यूजिक छोड़कर मैंने वहां बड़ौदा की प्रिय लक्ष्मी मिल है, अच्छा। प्रिय लक्ष्मी मिल साड़ियों की, तो हम्म। साड़ी बनती थी, तो उसके डिजाइनर के तौर पे मैंने वहाँ जॉब शुरू कर दी। सुबह 5 बजे उठ के जाता था,
और शाम को 5 बजे मैं मिल से छूटता था। और उस दरमियान मुझे कुछ शादियों के प्रोग्राम मिलते थे, मैरिजेस के, ये वो। तो छोटे-मोटे फंक्शन करके जो पैसे मिलते थे, भई ये ले तेरे पैसे, ये तेरे पैसे, ऐसे करके मैंने सबके पैसे चुकाए। मैंने कहा 1980 में मैंने म्यूज़िक छोड़ दिया था, कि सबका कर्ज़ा उतारने के बाद फिर मैं रेगुलर जॉब करूँगा, महीने की एक फ़िक्स आमदनी मिलेगी, घर का गुज़ारा होगा, बच्चों की फ़ीस है। तो 1980 में मैंने म्यूज़िक छोड़ा और 1980 में रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ और 1980 में मैं प्लेबैक सिंगर बन गया। क्या बात है, ये सब क्या संजोग। कहेंगी? तो अब क्या कहेंगी? ये बहुत, डेस्टिनी। बिल्कुल। ये वो सोचता है, वो भी ऊपर से सोचता होगा, अच्छा तूने म्यूज़िक छोड़ दिया? तूने ये भी सुनेगा मैं म्यूज़िक नहीं अब गाऊँगा नहीं। अच्छा, ये तेरे इख्तियार में है कि मेरे इख्तियार में है? ले तुझे मुझे उठा के सीधा रफ़ी साहब की गद्दी पे बिठा दिया। हम्म। यानी देखिए कि मुझे कुछ आता-जाता नहीं था। अब लक्ष्मी जी ने मुझे बुलाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के यहाँ। अच्छा, उस दरमियान आपके सवाल का मैं जवाब देना रह गया। तो रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद मेरे पास बहुत से फ़ोन आए। मेरे हम्म। घर पे लैंडलाइन नहीं थी, लेकिन मेरे बाज़ू में मेरे घर के पास एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, उनके यहाँ हम्म। लैंडलाइन थी। तो सबको वही नंबर दिया था। तो वहाँ फ़ोन की घंटियाँ बजने लग गईं, शब्बीर कुमार हैं, भई उनका शो करना है, रफ़ी साहब की याद में। तो मैं तो जानता था कि ये रफ़ी साहब की मौत को कैश करना चाहते हैं। ये सब तक साधु लोग हैं कि हम्म। मौके की तलाश में थे, कि रफ़ी साहब जाएँगे तो मैं शब्बीर कुमार को लेकर, तो सबको बना के मुझे करना ही नहीं शो। लेकिन ये बॉम्बे के एक ऑर्गेनाइज़र थे मिस्टर मनसूख जरीवाला, तो रफ़ी साहब के हयाती में वो जब भी गुजरात में शोज़ करते, जूनियर महमूद को लेकर और कुछ छोटे-मोटे आर्टिस्ट को लेकर, तो रफ़ी साहब के गानों के लिए उनको मुझे हायर करते थे बड़ौदा से। तो मैं जानता था कि ये रफ़ी साहब को चाहते हैं, क्योंकि रफ़ी साहब ज़िंदा थे। तो रफ़ी साहब के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया बॉम्बे से कि शब्बीर, मैं मंसूर जरीवाला बोल रहा हूँ। मैंने हाँ मंसूर भाई बोलिए। तो बोले आप कल बॉम्बे आ सकते हैं? अपन मिलके कुछ प्लान करते हैं। तो नेक्स्ट डे बॉम्बे गया मैं, फिर एक होटल में बैठे रेस्टोरेंट में और फिर हमने शो किया। कुछ 3-4 टाइटल्स देखे, रफ़ी ट्यून, रफ़ी, फिर रफ़ी, एक शाम रफ़ी के नाम, 4-5 टाइटल्स मेरे सामने रखे। इसमें से कौन सा टाइटल तुझे पसंद है? तो मैंने बताया एक शाम रफ़ी के नाम अच्छा है। तो टाइटल चूज़ किया, फिर उसने कहा कि तेरी शर्तें क्या हैं? मैंने कहा मेरी शर्तें ये हैं कि रफ़ी साहब के साथ जिन्होंने 14 साल स्टेज पे काम किया, स्टेज पे, जो रफ़ी साहब के ओरिजिनल म्यूज़िशियंस हैं, मुझे अगर वो आप देते हैं, जो आज बेचारे आप उनके पास अब काम नहीं है रफ़ी साहब के जाने के बाद, अगर वो देते हैं तो मैं आपके साथ काम करूँगा। उसने बड़ा सोचा, उसने कहा कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाएँगे, लेकिन उसने मेरी शर्त मान ली। वही रफ़ी साहब के सारे म्यूज़िशियंस मेरे ग्रुप में आए, वही अनाउंसर जॉनी विस्की और शाहिद बिजनौरी और हम्म। वही म्यूज़िशियन मेरे साथ आए। फिर इस तरह वो हमने शो स्टार्ट किया और वो शो की डिमांड इतनी बढ़ गई कि 30 दिन में अगर 40 शोज़ भी कम करें तो हम कम पड़ते थे। और ये बातें, क्योंकि रफ़ी साहब के बाद एक खलासा छा गया था इंडस्ट्री में कि यार अब क्या रफ़ी साहब के बाद क्या? हालाँकि लेजेंडरी किशोरदा सब थे, लेकिन फिर रफ़ी साहब की तो कमी खलती थी। तो उड़ते-उड़ते वो बात इंडस्ट्री में फैली कि यार एक ग्रुप चल रही है, एक शो चल रहा है, एक शाम रफ़ी के नाम। उसमें एक गुजराती लड़का है, वो रफ़ी साहब के गाने गाता है, उसकी आवाज़ रफ़ी साहब के बहुत करीब है, मिलती-जुलती है। तो ये चर्चे आपस में इंडस्ट्री में होने लगे। तो उस शो में एक बार चुपके से उषा खन्ना आईं, अच्छा। हमारे हिंदुस्तान की पहली महिला सफल म्यूज़िक डायरेक्टर जी। उषा खन्ना जी। वो चुपके से आईं, विंग में बैठ खड़ी रहीं। मुझे पता नहीं चलने दिया। मैं सुना तो सही क्या गाता है ये। क्योंकि उनका एक सिटिंग का म्यूजिशियन, ड्रमर कुक्कू, वो मेरे ग्रुप में बजाता था। उसने बोला कि उषा जी आप आइए और लड़के को सुनिए। तो वो आईं और सुन के चली भी गई चुपचाप। फिर मुझसे कहा गया कि आज पता है कौन आया था? मैंने कौन? बोले उषा खन्ना आई थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बोले उषा खन्ना जी आई हैं और मुझे कहा है कि इस लड़के को लेकर मेरे सिटिंग रूम में आइए। खार में सिटिंग रूम में।
तो हमेशा मुझसे कहती थी कि यार वो उषा जी के यहाँ जाना बुलाया है, और मैं इसलिए नहीं जाता था कि मेरा इतना बड़ा ख्वाब नहीं था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूं। अगर मेरा ख्वाब होता तो मैं बाकायदा सीख कर आता, बचपन से क्लासिकल सीखता मैं। और ना मेरे खानदान में कोई गवैया रहा है कि भाई चलो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आए हाँ। गायन, कुछ नहीं था। हाँ ये है, मेरी अम्मी जो नात या कलाम होते, नात हमद होते हैं अच्छा। लेडीज में, हम्म। तो किसी त्योहार के टाइम पर मेरी अम्मी को बुलाया जाता था कि आप छोटो आप आइए आप, और आज नात नात पढ़िए। तो वो ऐसा पढ़ती थी, सिर्फ लेडीज के लिए, हम्म। कोई पैसा नहीं लेती थी, वो ऐसा पढ़ती थी कि हम, मैं भाई बहन हम दोनों बैठ साइड में खड़े रह गए, तो सुन के बस रोना रोना, इतनी रूहानियत उनकी आवाज में थी। तो मैं, ये लोग पूछते यार आप में ये आपको विरासत में मिला है? बोले विरासत में, सोचता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ, मेरी अम्मी जो पढ़ती थी तो वही शायद वही चीज हम में आई है। तो वो मेरी अम्मी के अच्छाई है। और मेरे पिताजी जी। गवर्नमेंट सर्वेंट थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उन्होंने जिंदगी में एक पैसा कभी रिश्वत नहीं ली। हम्म। महीने के आखिर में हमारी अम्मी जो हैं, एक थाल में हम सब भाई बहनों को बैठाती थी और सबके हिस्से करके देती थी कि ये आपको खाना, इतना आपका, इतना आपका, इतना। फिर रो पड़ती थी। फिर मेरे पिताजी आते थे, उनको कहते थे कि भाई आपके पोस्ट के आपके जो दोस्त हैं, आपके कुलीग्स हैं, उन्होंने जमीनें खरीद लिए, सिटी में या बंगले खरीद लिए, और मेरे बच्चे वही महीने के आखिर में उधार सुधार मर करके मैं उनको हिस्से करके देती हूँ, ऐसा क्यों? आपकी पोस्ट तो बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रिश्वत नहीं लूंगा। और वाकई गुजरात गवर्नमेंट ने मेरे पिताजी को सबसे प्रामाणिक अफसर का सर्टिफिकेट दिया, और हेडलाइन थी सबसे प्रामाणिक। तो यही अच्छाइयाँ हैं कि मुझे मुझे कोई आता जाता नहीं था, लेकिन मुझे उठाकर सीधे रफी साहब की गद्दी पे रख दिया। तो ये उनकी नेकियां हैं, कहते हैं ना कि माँ बाप की नेकियां जो होती हैं वो बच्चों को पे करती है। बिल्कुल, आपके माता पिता का आशीर्वाद, उनकी अच्छाई और सच्चाई सब आपकी आवाज पे दिखाई देती है। जी 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 बिल्कुल। और उसके बाद मेरी वाइफ जो पूना से थी, हम्म। वो मेरी जिंदगी में आई। उनके कदम इतने अच्छे थे कि वो मेरे घर में आए, मैं उनके कदम आए, और मेरी दुनिया, मेरी फैमिली की दुनिया पूरी चेंज हो गई, तरक्की पे तरक्की। उसके बाद मैं प्लेबैक सिंगर बन गया। उसके बाद बहुत जिंदगी में, मतलब मैं बचपन में जिन जिन चीजों से मैं महरूम रहा हूँ कि यार ये मेरे पास भी होता, तो वो जिस जिस चीजों से मैं महरूम रहा हूँ, तो मैंने अपने बच्चों में, अपने भाइयों के बच्चों में, अपने उनके बच्चों के बच्चों में वो कमी को महसूस नहीं होने दिया। क्या बात है। जी। तो मालिक ने मुझे प्लेबैक सिंगर बनकर सबके लिए जरिया बनाया। मेरे बच्चे जो गुजराती मीडियम में दाखिल हुए थे बड़ौदा में, हम्म। और मेरा ख्वाब था कि यार मेरे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े। जी। हाँ। 2 जमात तक तो वो गुजराती मीडियम में पढ़ चुकी थी, और सडनली मैं प्लेबैक सिंगर बन गया, बेताब के गाने आ गए। तब तक फिर लोगों ने भी कहा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा, अबे तू कब तक तू अप डाउन करता रहेगा, तू मकान, किराए का मकान ले ले यहाँ पर। और तो इस तरह मैंने एक किराए का मकान लिया, और मेरी बेगम ने ये किया कि मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, पूरी फैमिली को लेकर वो बॉम्बे में बस गई। क्या बात है। तो हालांकि चाहिए तो ये था कि पहले हम स्टेब्लिश हो जाते थे, कुछ सेटल होते, उसके बाद सबके लिए सोचती, लेकिन उन्होंने कुछ सोचा, सबको लेकर आ गई, सबके लिए। किसी को फॉरेन भेज दिया पढ़ने के लिए, किसी को जॉब के लिए भेजा। तो मतलब लोगों ने, मालिक ने मुझे सबका जरिया बनाया है। जी। और सॉरी टू से, ये मुझे नहीं कहना चाहिए कि मुझे गाना आज भी नहीं आता, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ तो मुझे, मैं उन म्यूजिक डायरेक्टर्स का अपमान करता हूँ जिन्होंने मुझे अच्छे अच्छे गाने दिए। लोग कहेंगे कि ये वो अनाड़ी थे कि तुझे गवाया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने 100 से ज्यादा गाने गवाए, आर डी बर्मन साहब ने तुझे इतने सारे गाने गवाए, लता जी ने इतने 48 सॉन्ग्स गाए हैं तेरे साथ। तो वो क्या अनाड़ी थे वो? तो कुछ तो बात है, तो आई एम सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ कि डेस्टिनी,
बिल्कुल नहीं, तो सबकी बहुत पार की नज़र थी और उन्होंने आपकी आवाज़ को परख लिया, पर ये आपका बड़प्पन है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको गाना नहीं आता। जी, उन्हें तो ये सबका उनका प्यार है कि उन्होंने रफ़ी साहब के बाद हुँ, मुझ नाचीज़ को अपने दिल में जगह दी, वो चाहा है, आज तक भी वो चाहत बरकरार है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मेरे चाहने वालों का, मेरे फैन्स का, मेरा हौसला अफ़ज़ाई करते हैं उनका, सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, उनका एहसानमंद हूँ और मेहनती ज़िंदगी तक मैं सेवा करता रहूँगा। क्या बात है शबीर कुमार जी। आप आय आशा करती हूँ कि आप हमेशा इसी तरह गाते रहेंगे और आपको सबका जी, जी। प्यार मिलता रहेगा। जी, जी, आमीन। तो अभी आपने बताया कि आपने इतने सारे गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ गाए और आर डी बर्मन साहब के साथ गाए, पर उनमें से क्या आपको लगता है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ आपने कूली फिल्म में गाने गाए थे और बेताब में आपने आर डी बर्मन साहब के लिए गाना गाया था, तो वो क्या आपके करियर का टर्निंग पॉइंट था जिससे एक नया पड़ाव आया आपके करियर में? बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैं क्या आपका इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं डिटेल में नहीं बताता, फिर भी आप चाहती हैं, आपके पास टाइम है तो मैं बताऊँ। जी, बिल्कुल, हम सुनना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। उषा जी ने मुझे पहली बार गवाया जी, और उस ज़माने में गाने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता था, क्योंकि जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ थी, उनको नामवर सिंगर चाहिए होते थे। इसलिए नए सिंगर को नहीं लेते क्योंकि उनको म्यूज़िक सेल करना है, बेचना है म्यूज़िक। तो किशोर दा है, मुकेश जी, रफ़ी साहब ये सब चलते थे। तो उसमें कोई नए सिंगर को मौका बड़ी मुश्किल से मिलता था। तो मैं रफ़ी साहब के मतलब रफ़ी साहब के जाने के बाद पता चला कि भई एक लड़का आया गुजरात से, तो उषा जी ने मुझे बुलाया अपने सिटिंग रूम में और मैं गया। मैं उनके चरण छुए, मैंने कहा आपने बुलाया बॉस दीदी, लेकिन मुझे गाना-वाना आता नहीं, क्योंकि अगर आपने इतनी बड़ी उम्मीद रखी है कि मैं रफ़ी साहब जैसा कुछ रिज़ल्ट आपको दूँगा, तो आप 100% मायूस हो जाएँगी। क्योंकि उसमें से आपको रफ़ी साहब 2% सुनाई मिल आपको ढूँढने से नहीं मिलेंगे। मैं शौक से गाता हूँ, बस मेरा शौक है, नहीं फिर भी मैं आपको गवाऊँगी। उन्होंने वादे के मुताबिक मुझे मुझे गवाया, 3 गाने गवाए, तो ये बात उड़ते-उड़ते गई लक्ष्मीकांत जी के कान पे। उस ज़माने में कुली फ़िल्म बन रही थी और कुली फ़िल्म के गाने रफ़ी साहब सारे गाने गाने वाले थे। सारे गाने रफ़ी साहब गाने वाले थे। ये तयशुदा था। और मनमोहन देसाई साहब तो बाकायदा रफ़ी साहब की पूजा करते थे। तो उनकी जब दूसरी फ़िल्म में या गाने के लिए उनके घर पे मैं रिहर्सल करने गया, मर्द के गाने के लिए, माँ शेरों वाली ओ माँ शेरों वाली गाना है। हुँ, तो उन्होंने अपने बंगले पे अन्नू मलिक और हमको बुलाकर वहाँ वहाँ सीटिंग रखी और मुझे मनमोहन देसाई ने बुलाया कि देख शब्बीर, रफ़ी साहब मेरे दिल में क्या जगह रखते हैं मैं तुझे बताता हूँ। तो अपने बंगले के मंदिर में लेकर गए और भगवान की मूरत के पास रफ़ी साहब की तस्वीर रखी है। वो बाकायदा पूजा करते थे। तो ये है। तो रफ़ी साहब के बगैर वो तसव्वुर नहीं कर पा रहे थे कि यार कुली में अब कौन किसको गाऊँ? हालाँकि किशोरदा कि अमित जी के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा गाने गा चुका और किशोरदा जैसे सिंगर बाद में पैदा होना रफ़ी साहब के बाद तो नामुमकिन था। लेकिन उनको था कि नहीं तो फिर मैं ऐसा रफ़ी साहब की तरह की कोई आवाज़ की तलाश करूँगा और उसको मौका देकर मैं रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि दूँ। ऐसा इनकी सोच थी। तो ये बात उनके कान पे गई लक्ष्मी जी के और उन्होंने शेयर किया आपस में मनमोहन देसाई के साथ कि गुजराती लड़का है, उसका नाम सुना है, अभी उषा खन्ना ने गवाया है उसको। तो बोले उषा जी ने गवाया तो उनके पास तो गाना होगा लड़के का। कैसेट शुरू हुई थी उस कैसेट में ट्रांसफ़र। तो बोले वो ट्रांसफ़र मँगाइए क्या गाता है, क्या सुने कैसी आवाज़ है? तो ये मुझे बाद में बताया गया कि हमने क्या किया उषा जी से तेरे गाया हुआ रिकॉर्डेड गाना कैसेट मँगाया कि उषा जी वो लड़के को गवाया उसका वॉइस कैसा है सुने हम। तो उषा जी ने मेरा केयर ऑफ नंबर भी लिख के दिया। बड़ौदा में रहता है, उसके ट्रांसपोर्ट कंपनी का नंबर है ये। अच्छा उन्होंने सुना होगा, फिर मुझे लक्ष्मी जी ने कॉल किया, बड़ौदा में वहाँ ट्रांसपोर्ट कंपनी में। तो वही ट्रांसपोर्ट वाला बोला, "शब्बीर भाई आपकी कॉल है।" मैं गया फ़ोन उठाई, "हेलो कौन?" "भई मुझे शब्बीर कुमार से बात करनी है।" "आप कौन बोल रहे हैं?" "मैं लक्ष्मीकांत बोल रहा हूँ।" "अच्छा कौन लक्ष्मीकांत?" "तो आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम सुना होगा।" तो मैं लक्ष्मीकांत अरे मैंने सर आप
प्रणाम सर, आपने मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप, हाँ मैम, और मैं चाहता हूँ कि कल आप बॉम्बे आ जाइए और पारसमणि मेरा बंगला है, वहां पर आइए और मुझसे कल 12 बजे मिलिएगा दोपहर में। तो मैं रात में ट्रेन से निकल गया, दूसरे दिन मॉर्निंग पहुंचा, और बॉम्बे सेंट्रल के पास से एक छोटा सा गेस्ट हाउस है, वहाँ मेरा एक रूम फिक्स था, 6 बाय 8 का रूम था। 3 साल में वहीं रहा, बेताब के गाने तक वहाँ था मैं। तो लक्ष्मी जी ने, भाई वहाँ पहुंचा, फिर वहाँ से पूछते पूछते भाई किस तरफ आए, पारसमणि बंगलो, पूछते गाछते, क्योंकि बॉम्बे से मैं मतलब मालूमात नहीं, बॉम्बे की मालूमात नहीं थी ज्यादा। पूछते पूछते वहाँ पहुंचा मैं, वहाँ लक्ष्मी जी के यहाँ, फिर बिठाया, क्या नाम है पूछा, फिर बोले अब तक तो आप रफी साहब के गाने गाते आए हैं, और रफी साहब के गाने गाने के लिए कोई भी एक गाना गाना है आपको, सपोज दर्द दिल गाना गाना है, दर्द जिगर तो आप 100 बार सुनते होगे रफी साहब को, वो भी उस तरह से करके याद करके गाते होगे स्टेज पर। लेकिन सपोज आपको नया गाना मिले, कोई नया गाना गाया जाए जहाँ रफी साहब की गाइडेंस नहीं है, रफी साहब ने गाया भी नहीं है, और वो आप गाएंगे तो कैसे गाएंगे वो। तो चूंकि मैं रफी साहब को बचपन से सुनता हूँ, उनकी बारीकियां सुनता आया था, उनकी जगह जो लेते वो सब, रफी साहब, लता जी, किशोदा, सबको उनकी बारीकी सुनी थी, और लफ्जों की अदायगी, शायरी, कि शायरी को समझ के गाना, शायरी को जो समझे समझ के गाएगा, वो गाएगा नहीं, वो बात करेगा, समझे जी। नहीं। जैसे कि, जैसे अभी ना कहते हैं ना यार, अभी अभी ना जाओ यार, अभी तो तुम आए हो यार, अभी हाँ अभी हाँ। तो आया, अभी दिल भरा नहीं यार, तो प्लीज यार अभी मत जा यार दिल। तो इसको बातचीत के उसके अंदाज में कैसे गाएंगे, इस शक्ल में, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। ये गाया गाया नहीं, मैंने कहा है। जी। तो लता जी के एक मैसेज, एक मतलब लता जी की सीख थी कि शब्बीर, सिंगर को ये कि गाना गाने में सच बोलिए आप, सच बोलना है। गाना शायर ने क्या लिखा है उस मुताबिक, अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। क्या तो बात है। ये गाया नहीं है, ये बोला है, बातचीत की है, जी। ये एक्सप्रेशन। तो सिंगर को यही चाहिए। तो बस ये चीजें मैं बचपन से रफी साहब की शोधा ये सुनते आया था, कि जैसे कि वो एक लाइन थी गाई थी मैंने हम्म। रफी साहब को, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले। तो बहकना कब होता है, जब नशा चढ़ता है। हाँ। तो वैसे ही मुझे बताया, लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर आपको कोई गाना दिया जाए तो आप कैसे गाएंगे। तो मैंने कहा सर मैंने कभी गाया नहीं है, तो लिखिए। पेपर भी दिया मुझे, पेन भी दी, और लिखिए गाना। तो मुझे लिखवाया गाना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ हम्म। गम भुलाने, अच्छा। तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। ये लिख लिया आपने। हाँ, फिर हम्म। उन्होंने बाकी पे मुझे ट्यून बताई, 2-3 बार।
और आप कैसे गाओगे? तो मैंने गाकर जो पीता हूँ तो पीने की वजह रफ़ी साहब ने पीने के टाइम पे वो एक्सप्रेशन दिए, नशे के एक्सप्रेशन दिए सब, मदहोशी के वो सब तो वो उस सीखा हुआ था मतलब। तो मैंने वो अदायगी वैसे की, कोशिश की मतलब। तो उन्होंने क्या किया हारमोनियम के वहाँ पास में एक छोटा नया-नया टेप रिकॉर्डर रखा था, निकला था। अच्छा। तो उन्होंने मैं गा रहा था वो 2 बटन दबा दिए थे, क्योंकि उनको सुनाना था प्यारेलाल को और नून देसाई को सुनाना था। तो मुझसे गवाया 2 बार, फिर बोला आप कहाँ ठहरते हो? मैंने कहा सर मैं वहाँ बॉम्बे सेंट्रल के पास गेस्ट हाउस है, मैं वहाँ ठहरता हूँ। और तो ठीक है शाम को 7 बजे आ जाइए आप। तो यही हाँ, आ जाइए। तो उसके बाद में मुझे लक्ष्मी जी ने बताया कि जब तू गाकर गया, तेरी आवाज़ मैंने टेप कर ली थी और जाकर मैंने लैंडलाइन से प्यारे जी को सुनाई आवाज़। वो लड़का जो आया है शब्बीर कुमार, उसकी आवाज़ ये है। उसके बाद मनमोहन देसाई को लैंडलाइन पे गाना सुनाया। सर वो जो आपकी तलाश थी, वो आवाज़ ऐसी है, पास करें तो आप बोले हाँ, 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 मैंने बुला लिया। शाम को जब गया, तो अमित जी बैठे हैं, फिर अपना बोनी कपूर, मनमोहन देसाई, प्यारेलाल मनमोहन देसाई के बेटा सब बैठे हुए वहाँ। जाके मैं एकदम थोड़ा चौंका, आनंद बख्शी साहब बैठे हुए हैं। हाँ भाई वो जो गाना बताया था, ज़रा सुनाइए फिर से। सर मैं ट्यून एक बार बजा लीजिए। फिर बजा के सुनाया। फिर 2-3 गाने और सुने रफ़ी साहब के मुझसे और बाद में उन लोगों ने आपस में कुछ मीटिंग की और ये भी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि वॉइस मैंने ऑडिशन वॉइस टेस्ट के लिए बाकायदा 160 पीसेस ऑर्केस्ट्रा और 25 वो कोरस जो सीनियर जो ऑडिशन देके गाते हैं। तो लता जी रफ़ी साहब के साथ बहुत सारे गाने गा चुके थे। तो वो कोरस मेरे साथ खड़े हैं, तो मुबारक हो तुम सबको हज का महीना गाने की। वो ट्रायल था वो भी बाकायदा 160 65 और पीसेस ऑर्केस्ट्रा बाकायदा रिकॉर्डिंग की। गाना रिकॉर्ड हुआ। रिकॉर्ड होने के बाद 70 स्क्रीन उसमें सुना क्योंकि अमिताभ के लिए गा रहे हैं आप, तो आपकी आवाज़ कैसी लगती है स्क्रीन पे? तो बाद में मैंने सुना और देखा बाद में लक्ष्मी जी ने ही मुझे बताया कि वो टेक्निकली हमने सुना कि तेरी वॉइस जो है पूरी स्क्रीन में भर के आती है 70 में। कई सिंगर्स गाते हैं उनकी आधी स्क्रीन से वॉइस आती है, कहीं की थोड़ी आती है, लेकिन तेरी वॉइस जो है तेरा थ्रो ऐसा भर के आता है, तो तेरा प्लस पॉइंट ये है। तो इस तरह मुझे गवाते गए वो गाने और ये मेरा सफ़र शुरू हुआ और उस गाने से वो एक ही गाने की रिकॉर्डिंग से मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। पूरी इंडस्ट्री में कोई भी एक नया लड़का है, मनमोहन देसाई ने अमिताभ के लिए गवाया, तो सब चर्चे हो गए शुरू। इस तरह धर्मजीत ने मुझे भी इनवाइट किया अपने सन्नी के लिए। अरे उन्होंने भी मुझे गेस्ट हाउस में कॉल किया, वाह। जब मैं गेस्ट हाउस में रहता था। हम्म। वही कॉल आई, वो रिसेप्शनिस्ट ने बुलाया कि शब्बीर आपकी कॉल है। आ गया, कौन है? बोले मुझे शब्बीर कुमार से बात करनी है। मैंने आप कौन? बोले मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। मैंने कौन धर्मेंद्र? सो वही लक्ष्मीकांत वाले यकीन नहीं किया मैंने। धर्मेंद्र मुझे कॉल कर सकते हो, वो भी गेस्ट हाउस में। मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। सर कौन? तो बोले मैं धर्मेंद्र देवल बोल रहा हूँ। अच्छा प्रणाम सर। सर मैंने आपने मुझे कैसे याद किया? भाई शब्बीर मैं अपने बेटे सनी को लेकर एक फिल्म लॉन्च कर रहा हूँ, पहली फिल्म बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सनी जब स्क्रीन पर गाने के लिए अपना मुंह खोलेगा तो उसके गले से शब्बीर कुमार की आवाज़ निकले, तो मैं ज़िम्मेदारी तुम्हें देना चाहता हूँ। तो इस तरह ने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी। उस फ़िल्म के ज़रिए मुझे पंचमदा के साथ काम करने का मौका मिला और इसी फ़िल्म में मैंने लता जी के साथ पहले लता जी के साथ पहली बार गाने का मौका मिला। उस माँ सरस्वती के साथ मैंने और इतने करीब जिनको मैं दीवार पे कान लगा के सुनता था रेडियो पे, वो इनको बिल्कुल मेरे पास खड़ी हैं और गा रही हैं जब हम जवां होंगे। इतनी एकदम करीब खड़ी हैं बिल्कुल और उनकी डायरेक्ट कोई दीवार की आड़ नहीं है, डायरेक्ट उनकी आवाज़ मेरे कान में जा रही है। इसको क्या कहेंगे आप? वाह, सच में बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा होगा। और बेताब के सारे गाने तो एक से बढ़कर एक हैं, ऐसा लगता है जैसे खुद सनी देओल गा रहे हैं। वैसे बेताब ही क्यों, आपने जिस भी एक्टर के लिए आपने आवाज दी है लगता है कि वो खुद ही गा रहे हैं।
चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हों या फिर गोविंदा या अनिल कपूर, हर एक्टर। बस कोशिश ये है, बस ये देखो, ये महान कलाकारों से सीखा है। खास तो मेरे आइडल रफी साहब रहे हैं, उनसे तो वो तो मतलब खुदादाद आवाज, वो वॉइस ऑफ गॉड कहना गलत नहीं होगा। उसको किशोरदा की सबसे सबसे सीखा है मैंने अच्छा अच्छा। तो रफी साहब ने तो मतलब हर मजहब, हर मूड, हर मौके के लिए, हर छोटे बड़े हर तबके के लिए गाया है। हर मूड को गाया है रफी साहब ने। जिंदगी में पेश आने वाली जितने हादसा होते हैं, मोड़ होते हैं, मूड होते हैं, हर मोड़ के लिए रफी साहब ने गाया है। हर मोड़ को हमारे सामने उजागर किया है। तो वो सब इन्हीं से सीखा हुआ है, जो आज मैं अब तक मैं जो गा रहा हूँ क्या बात वो है। इनसे सीखा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके शब्बीर कुमार जी, और सच पूछूं तो मुझे भी मन नहीं कर रहा, लग रहा है कि आप अभी ना जाओ छोड़कर। दिल नहीं भरा है, हम ये बातों का सिलसिला चलता रहे। पर फिर भी चलते चलते मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने एक से बढ़कर एक अपने करियर में इतने बेहतरीन गाने गाए हैं, उनमें से जी, कोई आपका फेवरेट जो आपने खुद गाया हो, अपना फेवरेट ये का? बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा, आई नो क्योंकि आपके सभी गाने फेवरेट होंगे, पर फिर भी कोई एक गाना जो आप बार बार गुनगुनाते हो। एक ऐसा ही मिलता जुलता सवाल लोग मुझसे करते हैं हमेशा, हम्म। कि शब्बीर कुमार आपने इतने हिट सॉन्ग्स दिए हैं, आपको फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला, आपको ये नहीं मिला, आपको ये मिला। तो जैसे मैंने अपनी हिस्ट्री बताई आपको कि म्यूजिक में छोड़ चुका था 80 में, हम्म। वो 81 में सिंगर बन गया। तो मालिक ने, और मेरा ख्वाब नहीं था प्लेबैक सिंगर बनने का, लेकिन मालिक ने मुझे मेरे दामन से कहीं गुना ज्यादा अता किया है, कहीं गुना मुझे ज्यादा दिया अता किया है। और पब्लिक का प्यार, आवाम का इतना बेपनाह प्यार आज तक मिल रहा है कि वो बड़े बड़े अवार्ड के सामने, तो वो मुझे इसका हमगम होता ही नहीं है कि भाई ये नहीं मिला, तुझे पद्मश्री मिलना चाहिए, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिला, पद्म भूषण मिल गया, ये वो तुझे मिलना चाहिए। मतलब मुझे कोई गम है नहीं, मुझे चाह भी नहीं है। मुझे चाह मेरे पब्लिक की चाह मिल रही है, आप जैसे सब चाहने वालों की चाह मिलती है, मेरे लिए बड़ा बहुत बड़ा अवार्ड है। और आपका सवाल था क्या था? आपका गाया हुआ खुद का हाँ गाया हुआ फेवरेट गाना। हाँ, तो ये मेरे जहाँ तक ये सवाल है कि मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से लेकर आर डी बर्मन, अन्नू मलिक, पप्पी लहरी, इवन शंकर जयकिशन, हम्म। ओपी नैयर, खयाम साहब, चित्रगुप्त जी, इनके गाने गाने का मुझे मौका मिला है। तो ये अपने आप, ये हर गाना अपने आप में प्रसाद है, ये न्याज है, तबरुक है, प्रसाद है। तो ये बेशकीमत है, इसकी कोई मैं, इसमें मैं ये मेरा फेवरेट ये नहीं कह सकता, ये सब मुझे आशीर्वाद मिले हैं। जी। लेकिन ऐसे बहुत से गाने इस जगह जेहाले मस्की बहुत लाइक करते हैं लोग। और मैंने देखो इससे पहले गाया गाया था फिल्म प्रेम तपस्या का, लता जी के साथ। शाम है ये कुछ खोई खोई, दिल के दरवाजे पे कोई दस्तक 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 दे रहा है। फिर एक और अनुमरी का गाना है, ओ राधा। तेरे बिना तेरा शाम है आधा। वो 7 दिन के गाने बहुत अच्छे थे। कंगना, ओए होए कंगना, मेरी नींद चुरा। बहुत से ऐसे गाने हैं जो आप कितने करीब, मेरे दिल के करीब। सभी जी, गाने एक से बढ़कर एक है, सच में मैंने बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा आपसे। एक चूज करना तो बहुत ही मुश्किल है, सभी एक से एक बेहतरीन है। पर बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके शबीर कुमार जी। आपका फिर से एक बार दिल से धन्यवाद। ये वंदना, आपने मुझे इतनी देर तक बोलने का मौका में, हालांकि मुझे बोलने की आदत नहीं है। ओ माय मैं कहना शायर नेचर का रहा हूँ, कम बोलता हूँ। और रफी साहब मेरे आइडल रहे हैं, तो उनके म्यूजिशियन को मैंने हायर किया था अपने शो के लिए। ये सुनने वाले, ये पॉइंट की बात है। गॉड। तो मैं बड़ा जॉली था, हंसी मजाक की वो सब, और सेंस ऑफ ह्यूमर भी एक जमाने में बहुत अच्छा था। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद रफी साहब के सारे आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, तो हर सुबह मेरे गेस्ट हाउस पे आ जाते थे। वो जानते थे कि मेरी कमजोरी रफी साहब की बातें हैं, तो उनके घर में रह चुके थे वो सब, कि रफी साहब ऐसा करते, उनकी आदत है ये है, वो ऐसा करते थे। तो मैं पूछता, ये इतने कम धीमे से आवाज क्यों बात करते रफी साहब? ये तो सुनने के लिए कान लगाना पड़ता था। कैसे हैं आप?
गाना गाएंगे? तो इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों बोलते थे? बोले उनका उसूल था, रफी साहब का ये कहना था कि आप आवाज को बचाइए, लाउड मत बातें कीजिए, गाने के लिए आवाज को बचाइए। तो ये इसके पीछे ये वजह थी। तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता करते करते कम बोलना कम हो गया। ओह माय तो गॉड, बहुत सी आज आपने इतनी सारी बातें करवा ली। और बस उनकी जो आदत है वो क्या, मैं रिकॉर्डिंग उनके 3 शौक थे, खाना, गाना और बच्चों के साथ खेलना। मेरे भी यही 3 शौक चल रहे हैं क्या बात। कि रिकॉर्डिंग किया, काम किया, घर में आए अपने बच्चों के साथ, जो मेरे खिलौने हैं जिंदगी में, उनके साथ बहुत बिताता हूँ। और मैं फैमिली मैन कहा जाता है तो गलत नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। हमेशा भगवान से दुआ करूँगी कि आप ऐसे ही हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह गाते रहें। मैंने पहले भी कहा था कि बोलते हुए नेता या अभिनेता अच्छे लगते हैं, और मुझे लक्ष्मी ने बोला, यार आप सिंगर जब बात करते तो वो इतना अपील नहीं करता है। तो कई काफी हद तक वो सच बोलते हैं, तो मेरा भी ऐसा था, लेकिन मैं आज आपकी इतनी प्यारी प्यारी सवाल के बाद मैं मजबूर हो गया आपसे बात करने के लिए। इतने अच्छे सवाल पूछे आपने, तो मैं इतने लंबे लंबे किस्से बयान करता गया रफी साहब के भी, सबके। थैंक यू थैंक सर, थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने शब्बीर कुमार जी के संगीत और कहानियों के इस यादगार सफ़र का पूरा आनंद लिया होगा। हमारे साथ इस म्यूजिकल जर्नी में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक गुड वाइब्स फैलाते रहिए और अपनी ज़िंदगी में संगीत का जादू बनाए रखिए।